स्टूडेंट्स, आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो सबसे फंडामेंटल चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी, उसके बाद ही आएगा रिलेशन एंड मैपिंग। तो सेट थ्योरी आज हम लोग देखेंगे। ये बहुत एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में, ठीक है, क्योंकि इसको छोड़ के तुम कोई काम ही नहीं कर पाओगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी। देखो ये सेट थ्योरी मैं लिखूँ अगर, द सेट थ्योरी इज ए The set theory is a fundamental concept in mathematics. कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है मैथमेटिक्स में। देखो सेट थ्योरी चैप्टर इंडिविजुअली अगर देखने जाओगे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका इम्पोर्टेंस इसलिए बन जाता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट वेरियस चैप्टर में इसका यूजेस होगा। ठीक है, जैसे मैं एक बात बोलूँ कि मैथमेटिक्स में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम लोग जब रिलेशन मैपिंग पढ़ेंगे तो इसका यूज तो है ही, इसको छोड़ के तुम काम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रुप थ्योरी। ये जो काम होता है पूरा सेट के ऊपर ही होता है। नंबर थर्ड रिंग थ्योरी, ठीक है, रिंग थ्योरी, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का बात हुआ। या फिर हम लोग और एक ठो जो ये है ग्राफ थ्योरी आता है मैथमेटिक्स में, एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ग्राफ थ्योरी, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट हो गया। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यहाँ पे फील्ड थ्योरी एंड तुम्हारा एक्सटेंशन फील्ड भी आता है, ठीक है। जस्ट मैं इंपॉर्टेंस बोल रहा हूँ कि सेट थ्योरी यहाँ पे क्या होता है बोलो तो सेट को लेके यहाँ पे काम किया जाता है। तो दैट मीन्स तुमको सेट के ऊपर कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। ग्राफ थ्योरी है। नंबर 5 रियल एनालिसिस, जो प्योर मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद रियल एनालिसिस के बाद आता है मैट्रिक स्पेस, जो तुम्हारा प्योर का ही पार्ट है। दैट मीन्स मैथमेटिकल एनालिसिस। जस्ट मैं इंपॉर्टेंट एक बार समझा रहा हूँ। नंबर 7 यहाँ पे उसके बाद आता है टोपोलॉजी, ठीक है। असल में टोपोलॉजी का 3 पार्ट होता है, एक होता है रियल एनालिसिस, एक होता है मैट्रिक स्पेस, और एक होता है जनरल टोपोलॉजी आरएन में। अब सुनो, नंबर 8 लीनियर अलजेब्रा, मेनली वेक्टर स्पेस, ठीक है। साथ ही साथ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। नंबर 10 नंबर थ्योरी पूरा सेट का ही काम है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो दैट मीन्स कैलकुलस में भी हम लोग यूज़ करते हैं। जो हम लोग रियल एनालिसिस में हम लोग जब आएंगे तो देखेंगे लिमिट कॉन्टीन्यूटी में जब हम लोग फंक्शन के ऊपर काम करते हैं तो फंक्शन तो डिफाइन किसके हिसाब से करते हैं, सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स सिंपली बात मैं अगर बोलूँ कि सेट थ्योरी का ये जो चैप्टर है ये मैथमेटिक्स के बहुत सारा टॉपिक्स के साथ, बहुत सारा मैथमेटिक्स के ब्रांच के साथ लिंक्ड अप है, ठीक है। दैट मीन्स सेट का कॉन्सेप्ट तुमको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेट से क्वेश्चन ना आए तब भी कोई बात नहीं है, बट अगर इस मैथमेटिक्स में अच्छे से तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर रहना है तो सेट को तो तुमको जानना ही पड़ेगा। ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है सेट, तो इसीलिए मैंने लिखा है, देखो द सेट थ्योरी इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने एक बात इंपॉर्टेंस बोल दिया। अब देखो स्टूडेंट्स के डेफिनेशन ऑफ सेट थ्योरी में पहले मैं आता हूँ। मीन्स सेट का डेफिनेशन क्या है उसको एक बार देख लेते हैं।
definition, a set is a well defined collection of distinct ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एक सेट क्या है, एक सेट वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड में तुम ये करो, मार्क करो, वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है एक, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन्स कि उसमें जो एलिमेंट्स रहता है ना, उसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं, या फिर मेंबर भी बोलते हैं। देखो स्टूडेंट, सेट का डेफिनेशन क्लियर करने के लिए तुमको पहले तो क्लियर होना पड़ेगा वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। उससे पहले सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं उसके बारे में एक बार बोल देते हैं। तो जनरली सेट्स लिखो, सेट्स आर, ऐसे जस्ट मैं एक करके लिख रहा हूँ, पॉइंट करके लिख रहा हूँ, लिखो, सेट्स आर generally denoted by capital letters। ठीक है, देखो एकदम बेस कॉन्सेप्ट से लेके एकदम एडवांस पे जाएंगे। ठीक है, पूरा सेट का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होगा। सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो सेट का जो एलिमेंट्स है इसको कैसे लिखते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स। ठीक है, लोअर केस लेटर्स मीन्स स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ कि जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिया कि सपोज मानो कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है उसमें वॉयल अल्फ़ाबेट का कलेक्शन। तो नंबर 1 मैंने क्या लिया, सपोज मैंने एक सेट लिया भी, लिखो लेट कैपिटल भी बी द सेट ऑफ, लेट कैपिटल भी क्या है, सेट है। अच्छा, लेट कैपिटल भी बी द सेट ऑफ ऑल वॉयल्स in the English alphabet, लेट कैपिटल भी मैंने क्या लिया, सेट लिया किस चीज़ का, ऑल वॉयल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देन मुझे बोलो तो देन में भी क्या बोल सकता हूँ, देन भी इज़ AEIOU। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक सेट हुआ। अब एक बात सुनो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं अगर तुमको पूछूं कि इस सेट में ए क्या है, ये सब क्या है, एलिमेंट्स। तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ये सब क्या है बोलो तो, दे आर एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। सेट में जो हम लोग लोअर केस अल्फ़ाबेट से यूज करते हैं। अब एक बात सुनो, ये जो सेट हम लोगों ने लिखा, अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब अभी समझना है। वेल डिफाइंड मीन्स कि अगर कोई एक सेट है, अगर तुम्हारे पास ए से एक सेट है, सपोज मैंने बोला कि अगर ए सेट है ना, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है
कि अगर ए कोई भी एलिमेंट है, अगर ए कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट माने सेट में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो दैट मीन्स एस एक सेट है, ए कोई भी एक एलिमेंट है, तो वेल डिफाइंड, अगर ए जो ए है ना सेट होने का मतलब वेल डिफाइन होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए आइदर एस में होगा और ए डज नॉट बिलोंग्स टू एस। ठीक है, मतलब एलिमेंट जो है वो सेट में होगा या फिर नहीं होगा, ये दोनों में कॉन्फ्यूजन नहीं होगा। सिंपल बात तुमको क्लियर कट दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना कि मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि द एलिमेंट बी डज नॉट बिलोंग्स टू एस, सॉरी भी। सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बिलोंग्स टू भी, ए बिलोंग्स है, ठीक है, ए बिलोंग्स टू भी, दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू भी। ठीक है, तो एक बात है। अब सुनो, अब तुम बोलोगे सर तो सेट वेल डिफाइंड का मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे एक काम करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुम एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, इस यहाँ पे पहले सेट मत मेंशन करो। अच्छा, यहाँ पे पहले तुम क्या मेंशन करो, इसको कलेक्शन मेंशन करो, कलेक्शन। ठीक है, ये कलेक्शन है और ये सेट क्यों है, कारण ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि कौन यहाँ पे है कौन नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने तुमको बोला नंबर 2 में कि कलेक्शन ऑफ all good teachers in your स्कूल। देखो तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, तुम जो कलेक्शन बनाओगे गुड टीचर्स का, कोई भी स्कूल का जो भी स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो एक स्कूल का बहुत सारे टीचर है। अब गुड टीचर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है बोलो तो, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। मैं अगर तुमको बोलूँ कि गुड टीचर्स का कलेक्शन बनाओ, एक क्लास को अगर मैं बोलूँ कि जो गुड टीचर्स है उसका तुम मुझे एक कलेक्शन बना के दो, तो तुम देखना डिफरेंट कलेक्शन आएगा। ठीक है, दैट मीन्स जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वो सेट नहीं हो सकता है, वो कलेक्शन हो सकता है बट सेट नहीं हो सकता है। तो मैं अगर तुमको बोलूँ सिंपली एवरी सेट इज ए कलेक्शन बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, मीन्स यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि सेट अगर वो है तो वो तो कलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, कलेक्शन होगा, बट कलेक्शन सेट होगा ऐसा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सेट मतलब कलेक्शन, एवरी सेट इज ए कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन नीड नॉट टू बी सेट। जैसे कोई भी तुम कलेक्शन बनाया टीचर्स का, गुड टीचर्स का, वो तो पर्सन टू पर्सन स्टूडेंट वाइज वेरी करेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे जो कलेक्शन बनाऊंगा ना वो क्या नहीं होगा बोलो तो, वो तुम्हारा सेट नहीं होगा। तो इन दिस केस दिस इज नॉट ए सेट। तो यहाँ पे लिखो इन दिस केस the collection is not a set। तो ऐसा कलेक्शन अगर तुम लोगे गुड टीचर्स का, क्योंकि ये गुड टीचर्स का कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो ये तुम्हारा क्या नहीं होगा बोलो तो, ये तुम्हारा सेट नहीं होगा। सेकंड मैंने क्या लिया, नंबर 3 कलेक्शन ऑफ all the tall boys of your school या फिर ऑफ द स्कूल। ठीक है, अब सुनो, कलेक्शन ऑफ ऑल द टॉल बॉयज ऑफ द स्कूल
अब एक बात सुनो, यहाँ पे भी देखो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो कलेक्शन होगा ना उसके साथ एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन रहेगा। मीन्स वहाँ पे वो एलिमेंट है या नहीं है वो तुमको मालूम चल जाएगा। मीन्स उसके बीच में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, ये होता है तुम्हारा वेल डिफाइंड का मतलब। जैसे यहाँ पे मैं अगर तुमको पूछूँ एक कलेक्शन बनाओ कि कोई भी स्कूल है उसमें जो टॉल बॉयज़ है उसका कलेक्शन, तो देखो तुम ये कलेक्शन तुम बना नहीं सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो बोलो तो? टॉल बॉयज़ का कलेक्शन इसलिए नहीं बना सकते हो कारण टॉल बॉयज़ तुम किसको बोलना चाह रहे हो? कितना हाइट से ज़्यादा होगा तो टॉल बोलोगे, ये तो मैंने बोला ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने जो बात बोला है ना इसमें क्लियरिटी नहीं है। टॉल बॉयज़ बोल दिया है, बट टॉल बॉयज़ तो ये भी हो सकता है ना कि 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा होगा तो टॉल बॉय। अदरवाइज मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा होगा तो टॉल, नहीं तो टॉल नहीं। तो अब जब तक मैं मेंशन ना करूँ तो तब तक तो तुम कलेक्शन बना नहीं सकते हो। तो अब जाके क्या होगा, कोई भी स्टूडेंट्स अगर इसका कलेक्शन बनाएगा तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। कोई एक स्टूडेंट को टॉल में लेगा, अगर दूसरा स्टूडेंट नहीं भी ले सकता है, तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी होता है। ठीक है, ऐसे मैंने बोला कि सपोज कि गुड बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, मैंने बोला कि एक कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम। तो अब देखो तो इस कलेक्शन को अगर तुम बनाने जाओगे तो ये वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा बोलो तो गुड्स बैट्समैन जब मैंने बोलूँगा तो यहाँ पे देखना कि सबका एक अपना अपना प्रेफरेंस है। कोई इसको पसंद करता है, कोई दूसरे को पसंद करता है। ठीक है, सपोज कोई विराट कोहली बोला, कोई रोहित शर्मा बोला, ऐसे नाम एक किया, 1-2 नाम कॉमन होगा। विराट कोहली ऑलमोस्ट सभी के लिस्ट में आ जाएगा, बट बाकी कुछ नाम है ना जो देखना वेरी कर रहा है। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन जो वेरी करता है ना वो कलेक्शन सेट नहीं होता है। कलेक्शन सेट तब होगा जब वो वेल डिफाइंड होगा। जैसे मैं अगर तुमको बोलूँ कि यहाँ पे वॉयल अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन लिया है मैंने, वॉयल्स का कलेक्शन लिया है, ऑल 5 ही है। अब तुम कहीं पे भी हो, कलकत्ता में हो, इंडिया में, बाहर में, कहीं पे भी चले जाओ, वॉयल अल्फ़ाबेट ये 5 ही होगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है। या फिर मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मर नोबेल प्राइज। दैट मीन्स जो पर्सन नोबेल प्राइज जिसको मिला है उसका कलेक्शन। अब देखो ये तुम्हारा लिस्ट बनेगा। क्यों बनेगा बोलो तो? जब मैंने फॉर्मर बोला है इसका मतलब नोबेल प्राइज अब तक जो जितना दिया गया है उसमें जो पर्सन है वो तो मेंशन है कि इसको नोबेल इसमें मिला था, इसको नोबेल इसमें मिला था। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारा एक सेट होगा, ये जो कलेक्शन है ये एक सेट होगा। ठीक है, या फिर मैंने तुमको एक बात बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। तो अब देखो तो ये कलेक्शन तुम्हारा सेट होगा? नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर सपोज तुम्हारा फैमिली में मेंबर अगर 30 है, 30 मेंबर है तुम्हारा फैमिली में, तो अब मैं तुमको बोल सकता हूँ कि जो ऑनेस्ट है ये भी एक बात हो सकता है कि डिपेंड कर रहा है कि किसी को लग सकता है कि वो ऑनेस्ट है और किसी को लग सकता है वो ऑनेस्ट नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑनेस्ट को तुम मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना, तो दैट मीन्स इसको भी तुम क्या नहीं बोल सकते हो, सेट नहीं बोल सकते हो। तो दैट मीन्स देखो मैंने जो एग्जांपल दिया ना इससे तो एक बात क्लियर हो गया। वेल डिफाइंड हम लोग उसी कलेक्शन को बोलेंगे जिसमें क्या है, जिसमें तुम्हारा जो एलिमेंट्स वेल डिफाइंड हम लोग इसको बोलते हैं कि सच दैट एक ऐसा प्रॉपर्टी जिससे हम लोगों का क्लियर हो जाता है कि कोई अगर एक एलिमेंट है तो वो कलेक्शन में होगा या फिर नहीं होगा, एक क्लियर होगा। ठीक है, जैसे तुम अगर मैंने बोला कि गुड बैट्समैन, तो यहाँ पे मैं अगर कोई भी एक नाम ले लूँ तो वहाँ पे किसी कलेक्शन में वो हो जाएगा, किसी में नहीं होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। बट यहाँ पे देखो बी है ही नहीं, बी है ही नहीं, तो जो बात है वो एकदम तुमको क्लियर कर दिखेगा। सेम बात मैंने तुमको बोला सपोज कि एक सेट लिया, सपोज मानो कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर
नंबर 4, कलेक्शन ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, collection of odd positive integer less than 10, ठीक है। तो 10 से छोटा क्या, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड मीन्स 1 3 5, पॉजिटिव बोला है तो 1 3 5 क्या होगा बोलो तो। अगर मैं इसको एस से डिनोट करूं तो एस में क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। देखो तो जब मैंने ये कलेक्शन बोला कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, तो तुमको क्लियर दिख रहा है कि इंटीजर पॉजिटिव भी होना है, ऑड भी होना है, साथ ही साथ लेस देन 10 होना है। तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 छोड़ के कोई नहीं आ सकता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेट, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड यहाँ पे मेन बात है। वेल डिफाइंड अगर समझ गए तो सेट का डेफिनेशन क्लियर हो गया। कलेक्शन क्यों बोल रहा है कि देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, कॉमा देके लिखते हैं, और ये जो एक सेकंड ब्रैकेट से हम लोग लिख रहे हैं, तो एक कलेक्शन है। और उसके बाद देखो एक बात बोला गया है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब कि एक सेट में जब एलिमेंट्स लोगे ना तो वहाँ पे एलिमेंट्स रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने एलिमेंट लिया ए ई आई ए ओ यू, ठीक है। तो ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे तुमने एक ही एलिमेंट को 2 बार ले लिया है, तो सेट में तुम्हारा एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार ले नहीं सकते हो, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पे पहले बोल दूँ कि दैट मीन्स यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट तुमको लेना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब देखो मैं एक बात बोल दूँ, क्या ये तो हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, ऐसे सेट थ्योरी तुम्हारा 11 12 में आता है। तो हम लोग ग्रेजुएशन में क्या करेंगे, उसी चीज़ का थोड़ा और बेटर वर्जन में पढ़ेंगे। बट अगर मैं बोलूँ कि जो सेट थ्योरी तुम लोग पढ़ रहे हो ना, इस सेट थ्योरी को सिंपली बोला जाता है क्लासिकल सेट थ्योरी, ठीक है। तो मैं अगर साइड पे लिख दूँ ना, दिस सेट थ्योरी इज, या फिर लिख दिया मैंने क्लासिकल सेट थ्योरी, क्लासिकल। अब तुम बोलोगे सर क्लासिकल सेट थ्योरी का मतलब, क्लासिकल सेट थ्योरी मीन्स, सेट थ्योरी जब पहले आया था ना, वो जो बेस है, मीन्स एक बात सुनो, जैसे तुम लोग जब सॉन्ग सुनते हो, गाना सुनते हो, तो होता है ना, बोलता है ना क्लासिकल सॉन्ग, देखना लिखना सर्च करना क्लासिकल म्यूजिक इन बॉलीवुड, तो देखना एकदम ओल्ड पुराना टाइप का जो गाना होता था, ठीक है, किशोर कुमार, रफ़ी, ये सब का सॉन्ग तुमको सुनाई देगा। तो क्लासिकल, वहाँ पे तुम्हारा जो धुन है ना, वो तुम्हारा क्लासिकल बोलते हैं उसको। अदरवाइज अभी तो तुम्हारा बहुत सारा टाइप का जो सॉन्ग है वो तो आया है, आइदर हिप हॉप बोलो, रिमिक्स बोलो, या फिर और भी तुम डिफरेंट टाइप का सॉन्ग्स है। तो सिंपली बात, क्लासिकल जो है ना, वो तुम्हारा कोर कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरी में। क्लासिकल मीन्स ये तुम्हारा, हम लोग जो काम करेंगे इसमें क्या करेंगे, सेट थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिस मीन्स जो पहले सेट थ्योरी का काम किया था, पहले सेट थ्योरी का काम कौन किया था बोलो तो, मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने किया था, जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं उसका नाम लिखूँ, जॉर्ज कैंटर, ये मैथमेटिशियन कब का था, 1845 टू 1918, ठीक है, जर्मन मैथमेटिशियन था ये, ठीक है। सेट थ्योरी जो क्लासिकल सेट थ्योरी है, मॉडर्न सेट थ्योरी भी बोलते हैं इसको, बट असल में सेट थ्योरी का काम यहाँ पे लिमिट नहीं है। देखो मैं कुछ बात 5-10 मिनट थोड़ा बोल रहा हूँ, तुमको थोड़ा अच्छा ही लगेगा कि सेट थ्योरी का इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। कि एक बात देखो, मैंने तो बोला ना डिस्टिंक्ट, सेट में तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। क्लासिकल सेट थ्योरी ग्रेजुएशन तक हम लोग यही काम करेंगे, मास्टर डिग्री में भी हम लोग देखना ऑलमोस्ट वही काम करेंगे। बट एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा है
मल्टी सेट थ्योरी। मल्टी सेट थ्योरी में नाम में समझ पा रहे हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट में जस्ट मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जो टॉपिक्स है उसके प्रति इंटरेस्ट आने के लिए। मल्टी सेट थ्योरी में क्या होता है कि सेट का जो एलिमेंट्स है ना, वो तो मैंने बोला डिस्टिंक्ट होगा, दैट मीन्स एक से ज़्यादा एलिमेंट का अलाउ नहीं है, सॉरी एक से ज़्यादा नहीं, डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है, मीन्स एक एलिमेंट रिपीटेशन नहीं हो सकता है। मल्टी सेट थ्योरी में क्या हो सकता है, तुम एक एलिमेंट को बार बार ले सकते हो, तो मल्टी सेट थ्योरी में तुम्हारा वो छूट है, ठीक है। ये आता है एक मल्टी सेट थ्योरी का बात, ठीक है। बट मैं अगर बोलूँ कि सेट थ्योरी का एकदम से रिसेंट, माने रिसेंट में सबसे सेट थ्योरी का जो सबसे मेन जो ब्रांच है, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है, मीन्स सेट थ्योरी तो क्लासिकल जो पार्ट है वो तो है ही, वहाँ से तो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है केमिस्ट्री में जो तुम लोग पढ़ते हो, वो तो डाल्टन ने दिया था, बट वो स्ट्रक्चर तुम देखना उसको कितना जन ने बहुत डिफरेंट वे में काम किया, उसके ऊपर बहुत काम हो चुका है, ठीक है। तो सेम बात यहाँ पे भी सेट थ्योरी में अभी जो मेनली काम सबसे अपग्रेड काम हुआ है, सेट थ्योरी का सबसे मेन जो ब्रांच है उसको बोलते हैं कि फाजी सेट थ्योरी। देखो एक बार मैं बोल दूं यहाँ पे, फाजी सेट थ्योरी, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर फाजी सेट थ्योरी और क्लासिकल सेट थ्योरी, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सब तुम लोगों का नहीं है। अब तुम बोलो सर आप क्यों बोल रहे हो, 5-10 मिनट सुन लो, काम में लगेगा, इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा तुम लोगों को। फाजी सेट थ्योरी, सेट थ्योरी में क्या होता है बोलो तो सिंपल बात, एक एलिमेंट होगा या फिर नहीं होगा। एक एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। मीन्स दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, ट्रू फॉल्स, जैसे बुलियन अलजेब्रा तुम लोग किए हो स्विच सर्किट में, ट्रू फॉल्स। तो सेट थ्योरी में जो क्लासिकल वाला पार्ट है उसमें एक एलिमेंट अगर होगा तो उसको 1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर एक एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है तो 1, अगर नहीं बिलोंग्स कर रहा है तो 0, ठीक है। अब देखो इन जनरल रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारा केस है जिसमें दो ऑप्शन नहीं होता है, मीन्स वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शन होता है, दैट मीन्स अनसर्टेनिटी, बहुत सारा एम्बिग्यूटी आता है, जिसके कारण हम लोग सिंपली 1-0 दैट मीन्स येस और नो में वो कंक्लूजन नहीं कर सकते। जैसे मैं सिंपली तुमको एक एग्जांपल दूं कि मानो कि हॉट सिटी का, मैंने बोला कि कोलकाता बिलोंग्स टू इन हॉट सिटी, ठीक है। तो कोलकाता बिलोंग्स टू इन हॉट सिटी। अब देखो यहाँ पे फाजी सेट थ्योरी का यूज होता है किस हिसाब से, देखो सिंपली अगर देखो यहाँ पे तुम इस बात को समझो, यहाँ पे सिंपल बात तुम बोलोगे सर वेल डिफाइंड तो है ही नहीं, हॉट कितना है नहीं है, वही तो बात है यहाँ पे कि जब तुम्हारा सर्टेनिटी नहीं रहता है, अनसर्टेनिटी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्लियर कट मालूम था कि एक ऑब्जेक्ट, एक एलिमेंट सेट पे होगा या फिर नहीं होगा, यहाँ पे क्लियर है, और वही चीज़ हम लोग पूरा काम करेंगे। मैं इस जिसको जस्ट एक बार थोड़ा बहुत तुम लोग को इसका क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत देना चाह रहा हूँ। अब देखो कोलकाता बिलोंग्स टू इन हॉट सिटी मैंने बोला, अब देखो यहाँ पे जो हॉटनेस है वो डिपेंड करेगा, मीन्स फाजी सेट थ्योरी में क्या किया जाता है, सिंपली क्लासिकल सेट थ्योरी में क्या होता है, आइदर 1 वैल्यू या फिर 0 वैल्यू, बट कोलकाता बिलोंग्स टू हॉट सिटी तो हॉटनेस को, ठीक है, हॉटनेस को मैंने क्या किया, जो पैरामीटर है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेरी हॉट, ठीक है, हॉट, ठीक है।
या फिर क्या लिया, नॉट सो हॉट एंड नॉट हॉट। तो क्या होता है जानते हो, यहाँ पे जो हॉटनेस को मैंने डिफाइन किया कि जो सिटी है वो हॉट कितना है। सपोज वेरी हॉट के लिए यहाँ पे क्या होता है, फाजी सेट थ्योरी में वैल्यू किसके बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। मीन्स अगर वेरी हॉट को मैंने सपोज 1 दिया, हॉट को मैंने 0.8 दिया, नॉट सो हॉट को मैंने 0.4 दिया, ये सपोज मैं दे रहा हूँ वैल्यू, और नॉट हॉट को मैंने क्या दूंगा बोलो, 0। ठीक है, तो इस हिसाब से वैरी करता है। ठीक है, दैट मीन्स सिंपली जहाँ पे अनसर्टेनिटी आता है, जहाँ पे एम्बिग्यूटी आता है, जहाँ पे तुम्हारा श्योरिटी नहीं है कि तुम उस चीज़ के ऊपर एकदम से कंक्लूड कर सकते हो, डिसीजन मेक कर सकते हो, ठीक है, तब जाके फाजी सेट थ्योरी का इम्प्लीकेशन आता है। और मैं तो बोलूँगा कि ये फाजी सेट थ्योरी मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेबल जगह है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेबल जगह है। अगर इसका तुम एप्लीकेशन देखने जाओगे तो मैं अगर इसका सिर्फ एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, देखो एक बार इसको थोड़ा मैं रैप कर दे रहा हूँ, देख लो एक बार इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। बहुत जगह पे इसका एप्लीकेशन है कि क्लासिकल सेट थ्योरी मैंने तो बोला कि क्लासिकल सेट थ्योरी में वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, 1 या फिर 0 होगा। ठीक है, और ये जो फाजी सेट थ्योरी है यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। देखो इसको मैं और एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि सपोज तुमने क्या किया, तुम्हारे एक फ्रेंड को बोला कि मार्केट से मेरे लिए 1 kg रेड एप्पल लाना, एप्पल्स लाना। ठीक है, 1 kg रेड एप्पल लाना। अब देखो तो तुमने जब फ्रेंड्स को बोला तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है कि अनसर्टेनिटी है क्या, किस चीज़ का बोलो तो, अब सीज़न किस हिसाब से चल रहा है, एप्पल्स जो है उसमें सीज़न किस हिसाब से दुकान में अब है या नहीं है। अब सेकंड बात कि अब मेनली जो ये होता है, ये जो रेड एप्पल्स का बात हो रहा है, तो यहाँ पे एक बात देखो तो रेड का जो केस है, अगर तुम सेट थ्योरी में करने जाओगे तो कर नहीं पाओगे, आइदर रेड और नॉट रेड। बट देखो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कि जो एक रेड, अगर रेड का केस मैं ये करना चाह रहा हूँ कि कलर का यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन करना चाह रहा हूँ कि रेड क्या हो सकता है बोलो तो, परफेक्ट रेड जिसको मैंने सिंपली PR से लिखा, या फिर क्या ऑलमोस्ट रेड। ठीक है, एंड यहाँ पे सपोज क्या किया, परफेक्ट रेड, ऑलमोस्ट रेड एंड या फिर बोला स्लाइटली रेड। ठीक है, और यहाँ पे बोला नॉट रेड। ठीक है, ऐसे 4 केस को मैंने सिंपली ब्रेक कर दिया। सेम बात यहाँ पे भी मैं एक वैल्यू ये कर सकता हूँ, 1, 0.7, 0.5, 0, ऐसे कुछ वैल्यू मैंने सपोज ये किया। अब वो तो अलग बात है, वो तो हम लोग यहाँ पर फाजी सेट थ्योरी नहीं पढ़ रहे, बट इसका जो एप्लीकेशन है ये बहुत है। कारण जनरली रियल लाइफ में हम लोगों का मैक्सिमम केस में ही अनसर्टेनिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, मीन्स क्लासिकल का कॉन्सेप्ट तो मुझे जानना है, तो तुम लोग बोलोगे सर फाजी सेट थ्योरी क्या है। फाजी सेट थ्योरी असल में क्लासिकल सेट थ्योरी का जनरलाइजेशन है। तो फाजी सेट थ्योरी इज़ द जनरलाइजेशन ऑफ, तो ऐसे लिख सकते हो कि मैं अगर यहाँ पे नोट लिखूँ कि फाजी सेट थ्योरी is generalization of classical सेट थ्योरी। ठीक है, जैसे क्लासिकल सेट थ्योरी में जो काम होता है मैथमेटिकल लॉजिक जो होता है ना, मैथमेटिकल लॉजिक
जो तुम लोग क्लास 12 में थोड़ा बहुत पढ़े हो मुझे लग रहा है, बट मैथमेटिकल लॉजिक तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैथमेटिकल लॉजिक में क्लासिकल सेट थ्योरी यूज होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फाजी सेट थ्योरी में है ना, यहाँ पे तुम्हारा जो यूज होता है ना वो तुम्हारा है फाजी लॉजिक, ठीक है, फाजी लॉजिक। क्लासिकल सेट थ्योरी में जो सेट होता है उसको क्लासिकल सेट बोलते हैं, या फिर सिंपली बोलते हैं कि क्रिस्प सेट। और यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है बोलो तो, यहाँ पे होता है कि फाजी सेट, ठीक है। अब इसका मैं सिर्फ तुमको क्या कर दे रहा हूँ कि कुछ एप्लीकेशन बोल दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन तुम लोग जान लो। पहले तो बात कि ये जो फाजी सेट थ्योरी है ना, सेट थ्योरी का अपग्रेड वर्जन, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन अगर मैं बोलने जाऊँ, जो तुम लोग घर में यूज़ करते हो, वॉशिंग मशीन या फिर तुम्हारा जो एयर कंडीशन है, उसमें जो वॉशिंग मशीन में क्या होता है, टाइम फ्रेम रहता है ना कि इतना टाइम पानी आएगा, उसके बाद फिर से घूमेगा। तो ये जो यहाँ पे काम होता है ना, यहाँ पे फाजी लॉजिक यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या काम होता है वो तो बहुत एडवांस लेवल है। फाजी सेट थ्योरी ये तुम्हारा रिसर्च लेवल के लिए है। मैं सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट को मोटिवेशन में लाने के लिए उस चीज़ को एक बार बोलना चाह रहा हूँ। वॉशिंग मशीन जो तुम्हारा खाना गर्म करता है, माइक्रो ओवन, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, फाजी सेट थ्योरी का यूज करते हैं, ठीक है। फाजी सेट थ्योरी का और भी यूजेस है, जैसे ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली अगर मैं बोलूँ कि मैक्सिमम ही जो काम ऑटोमेशन में होता है, दैट मीन्स ऑटोमोटिव में ऑटोमेटिक काम चल रहा है, मीन्स सपोज के जो वाटर प्यूरीफायर में जो काम होता है ना, ऑटोमेटिक काम चल रहा है, उसमें भी यूज होता है। या फिर जो काम सिंपली ऑटोमेशन में होता है, ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल, यहाँ पे यूज होता है ये। अगर मैं बोलूँ कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में तो हो गया। रेलवे डिपार्टमेंट में जो तुम्हारा सिग्नल एक ए होता है, वहाँ पे ये यूज होता है। कंट्रोल थ्योरी एक होता है, फाजी सेट थ्योरी तो कंट्रोल थ्योरी में मेनली यूज होता है, ठीक है। मेडिकल सेक्टर में तो इसका यूजेस बहुत ज़्यादा है, कि मेडिकल सेक्टर में इसका यूजेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेडिकल सेक्टर में इसका यूजेस बहुत ज़्यादा होता है, फाइनेंस सेक्टर में भी होता है। एंड अगर मैं बोलूँ कि डिफेंस सेक्टर में तुम्हारा यूजेस है कि सपोज अंडर वाटर में कोई भी चीज़ को अगर रिकॉग्नाइज करना है कि कोई भी तुम्हारा एनिमी है वो कहाँ पे है, उसका रिकॉग्नाइज के लिए तुम्हारा फाजी सेट थ्योरी यूज होता है, ठीक है। वेरियस टाइप का यूज है इसका, भी बहुत सारा यूजेस है। मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज है, इंडस्ट्रियल में भी इसका यूज है, मीन्स जहाँ पे तुम्हारा मेटल जो तुम लोग ये करते हो, मेटल को क्या करते हो, मेटल को जहाँ पे हम लोग पिघलाते हैं तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका यूजेस बहुत ज़्यादा है। अब सिक्योरिटी सेक्टर में, सिक्योरिटीज़ में भी इसका यूजेस है, सिक्योरिटी सिस्टम में। और एक बात, पैटर्न रिकॉग्नाइज मीन्स कि जैसे होता है ना कि तुम देखना अभी क्या होता है कि तुम कोई भी जो स्क्रीन मोबाइल होता है या फिर टैबलेट होता है उसमें कुछ लिखोगे तो रिकॉग्नाइज कर लेता है तुम्हारा टेक्स्ट को, तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। या फिर तुम्हारा जो बात तुम जो बोलते हो, गूगल एलेक्सा बोलो या फिर जो तुम्हारा गूगल का है, या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं अमेजोन का एलेक्सा है, या फिर गूगल एप्पल का सीरी है। तो सिंपल बात, ये तुम्हारा क्या करता है बोलो तो, ये तुम्हारा कोई भी जो वॉइस रिकॉग्निशन है ना, इसको लिए भी फाजी सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो सिंपली जस्ट मैंने एक बार क्या किया कि फाजी सेट थ्योरी का एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बहुत एक किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेट थ्योरी में जो बात है उसके ऊपर फिर से आ जाते हैं। मेडिकल सेक्टर में जो रेडियोलॉजी का जो डायग्नोसिस होता है वहाँ पे इसका यूज बहुत ज़्यादा है।
मेरीन भी यूज होता है। मेरीन मीन्स जो तुम्हारा शिप में होता है ना, शिप में जो पायलट ऑटोमेटिक पायलट, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको अब नेक्स्ट जो हम लोग काम करेंगे ना, अब चले आओ क्लासिकल सेट थ्योरी में। ठीक है, ये जस्ट मैंने थोड़ा बहुत तुम लोगों को क्या कर दिया कि इसके कॉन्सेप्ट के, इसका जो इम्पोर्टेंस है इसको ऊपर ये किया। चलो अभी हम लोग क्लासिकल सेट थ्योरी में आएंगे। सिंपल बात, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जगह पे आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट जगह रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में देखो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली दो टाइप है, बट हम लोग यहाँ पे तीन टाइप बोल रहे हैं। कि नंबर वन जो टाइप है वो तुम्हारा है सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, बट यहाँ पे मैं और एक तो वे लिख रहा हूँ कि नंबर देखो कि एक है तुम्हारा रोस्टर और टेबुलर, सेकेंड जो है तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और नेक्स्ट जो तुम्हारा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ये तीन वे में करते हैं। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या है एक बार देख लो। टेबुलर फॉर्म मीन्स जिसमें तुम लिस्ट करते हो कि सपोज मैंने बोला कि अगर रोस्टर टेबुलर फॉर्म में बोलूँ, देखो सिंपली मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि जब तुम सपोज मैंने बोला कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये सेट तुमने लिया तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब ए हो गया रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे मैं अगर तुमको बोलूँ कि सपोज मैंने और एक एग्जाम्पल लिया जहाँ पे मैंने तुमको बोल दिया कि इवन नंबर अप टू 50। ठीक है, तो इवन नंबर अप टू 50, इवन नंबर अप टू 50 2 4, इवन पॉजिटिव नंबर अप टू 50, तो बोलो तो ये होगा ना, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है बोलो तो वहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को लिस्ट कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, या फिर मैंने बोला कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो दैट मीन्स 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब है तुम्हारा क्या, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है बोलो तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म असल में सेट बिल्डर फॉर्म में आता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है, सिंपली तुम सेट के बारे में बोल देते हो। ठीक है, सिंपली सेट के बारे में बोल देते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ए इज इक्वल टू, ए नहीं एस लेता हूँ, एस इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ए हो गया क्या बोलो तो दिस इज द रोस्टर, सॉरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है, तुम जो सेट है उसको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में बोल दिए। असल में इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही रखता है। मेनली ये दो फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलता है। जस्ट मैंने इसको एक बार डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बोल दिया। और जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, वहाँ पे तुम क्या करते हो, वहाँ पे कैसे लिखते हो, देखो जो तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म है, सपोज मैंने लिखा ऐसे, देखो कि एस इज ए सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक बात सुनो, नेचुरल नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं बोल्ड। ठीक है, सिंपल एन से ऐसे साइड में एक वर्टिकल लाइन देंगे, तो इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। बट यहाँ पे कौन नेचुरल नंबर लेंगे कि x लेस देन इक्वल टू 5। देखो तो मैंने प्रॉपर्टी मेंशन कर दिया ना। अब मैंने यहाँ पे अगर a भी बोला, देखो तो यहाँ पे मैंने बोला कि a x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
बोलो सही है तो, कि x तुम्हारा एलिमेंट है कहाँ का, नेचुरल नंबर का, और सच दैट क्या होगा, 2n फॉर्म में होगा। ठीक है, तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट का रिप्रेजेंट करने का रोस्टर और टेबुलर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, इसको प्रॉपर्टीज फॉर्म भी बोलते हैं। रूल मेथड, रूल मेथड क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपली एलिमेंट्स को एक करके सच दैट बोल के इसका प्रॉपर्टी लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट हुआ टाइप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जगह पे आ जाओ। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स है फेमस, या फिर मैं बोलूँ कि इंपॉर्टेंट सेट्स मैथमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिक्स में बहुत यूज़ करते हैं, उसको लिख लेते हैं एक बार। कि लिखो इम्पोर्टेंट और फेमस सेट्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, पहले जो आता है वो होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, देखो इसको बोल्ड एन बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड एन, सिंपली इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड एन। ठीक है, ये इसलिए डिनोट किया जाता है कारण मैथमेटिक्स में इसको एक स्टैंडर्ड सिंबल दिया गया है कि इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ब्लैक बोर्ड एन बोल सकते हो। ठीक है, या फिर सिंपली बोल्ड एन। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। ठीक है, तो अलग करने के लिए, जैसे एन क्या है, ए क्या है, अल्फ़ाबेट है, लेटर है, बट इससे इसको अलग करने के लिए ए किया गया है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये नाइट्रोजन का भी एन हो सकता है, बट यहाँ पे एन क्या है, ये तुम्हारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा बोलो तो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद देखो नेचुरल नंबर का एन जो है ना, जो पहला लेटर है उससे आया है एन। जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, ऑल इंटीजर्स मीन्स नेगेटिव भी लेना है, साथ ही साथ जीरो भी लेना है। और एक बात सुन लो, यहाँ पे मैं और एक बात बोल दूँ कि एक होल नंबर का भी बात होता है W। इसका मतलब क्या है, n के साथ तुम क्या करो, जीरो ले लो एक्स्ट्रा। अभी तो मैंने यूनियन नहीं बोला है तो इसलिए मैंने वो नोटिस से नहीं लिखा, जिसको तुम सिंपली क्या बोल सकते हो, n यूनियन ज़ीरो। ठीक है, वो मैं बाद में बोलूँगा, तुम लोग थोड़ा बहुत जानते हो यूनियन के बारे में। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में क्या आएगा, नेगेटिव भी आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एक बात देखो स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये 3 डॉट देना पड़ता है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सिंपली एंड सो ऑन मीन्स ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, इसको नाम क्या है जानते हो, इसका नाम, इस सिंबल का नाम है, इसको बोलते हैं इलिप्सिस। इलिप्स को याद करो, उससे वो याद रह जाएगा, इलिप्सिस। अब एक बात सुनो स्टूडेंट्स, जब मैंने इंटीजर बोला, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, अब कोई स्टूडेंट मुझे पूछ सकता है, सर आपने सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बोला बट यहाँ पे आप डिनोट कर रहे हो जेड से। देखो असल में सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का मतलब क्या है कि होल इंटीजर्स को लिया जा रहा है, सभी को लिया जा रहा है। तो अब देखो ये जो मैं एन जेड ये सब सिंबल यूज़ कर रहा हूँ ना, ये मेनली तुम्हारा
लैटिन वर्ड, ये जो जेड है ना, लैटिन एक वर्ड है जिसका नाम है जालिन। जालिन, ठीक है। जालिन इसका मतलब क्या होता है? होल, मीन्स पूरा, ठीक है। तो और कंप्लीट, ठीक है। तो दिस इज द लैटिन वर्ड। यहां से ये जो जालिन है ना, यहां से ये जेड आया है, ठीक है। एंड उसके बाद इस जेड को तुम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हो? तुम्हारा जेड जो है ना, इंटीजर जो है वो तुम्हारा 3 तो क्लासिफिकेशन में आता है। एक होता है तुम्हारा नेगेटिव इंटीजर्स, एक होता है तुम्हारा ज़ीरो इंटीजर, एक होता है तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में कौन आएगा बोलो? -1, -2, -3 एंड सो ऑन। जीरो इंटीजर में सिंपली जीरो, एंड पॉजिटिव इंटीजर में आएगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एक बात देखो स्टूडेंट, मुझे एक बात याद आ गया कि मैं जब सेट में बोला ना, तो वहाँ पे एक बात नहीं बोला कि सेट में ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। सेट में ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है मीन्स सेट में ऑर्डरिंग का कोई रोल नहीं है। दैट मीन्स मैंने ABC ऐसे लिखा, ठीक है, या फिर ऐसे देखो मैंने 3, 7, 9 ऐसे लिया, या फिर मैंने क्या लिया 7, 9, 3। तो ये दोनों क्या है जानते हो? सेम ही है। मीन्स सेट में ऑर्डरिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तुम 3 को पहले लिखो, देखो तीनों एलिमेंट सेम है, ए भी सेम है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सेट में ये दोनों सेम सेट है, ठीक है। तो सेट में ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स एक के बाद एक ऐसा कोई बात नहीं है कि फर्स्ट में है या सेकंड में है। अब यहाँ पे जो देखो इंटीजर में मैंने बोला क्या, इंटीजर 3 तो क्लास में आता है। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है जीरो इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। एक बात बोलो तो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं ना। अब देखो तो मैं अगर तुमको पूछूं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलूँ तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में ये दोनों आएगा। इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आता है, ठीक है। जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बट जब नॉन में बोलोगे ना तो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव दोनों में जीरो आएगा। तो इसका मतलब मैं अगर बोलूँ कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे जीरो भी आ जाएगा, ठीक है। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एक बात है इंटीजर्स का हुआ, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग जनरली जेड प्लस से, और इसको क्या करते हैं जेड माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो तुम्हारा नेक्स्ट बात जो है वो तुम्हारा किसके लिए है? रैशनल नंबर्स, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? क्यू। यहाँ पे हम लोग ऐसे जस्ट ये कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर का मतलब क्या है बोलो तो? दोज नंबर जो क्या है P बाई क्यू फॉर्म में है, सच दैट P बाई क्यू फॉर्म में है, सच दैट P Q बोथ बिलोंग्स टू जेड। कहाँ से आएगा? जेड से आएगा, इंटीजर्स। एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। ये हो गया तुम्हारा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स Q, ठीक है। Q प्लस मतलब क्या? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, Q माइनस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर हो गया। अगर मैं Q प्लस के बारे में बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और अगर Q माइनस के बारे में बोलूँ तो सेट ऑफ
सेट ऑफ ऑल, तो देखो ये जो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर बोल रहा हूँ ना, तो एक किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है सेट का, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, बहुत सारे में लिखते हैं, सिर्फ लैंग्वेज में लिख दिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखने जाओगे तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या आएगा सेट ऑफ रैशनल नंबर में, 7/3, देखो सभी नेचुरल नंबर आएगा, सभी इंटीजर आएगा, ठीक है, मीन्स पूरा जेड आएगा। साथ ही साथ मीन्स अगर मैं सिंपली बोलूँ कि -2, -1, 0, 1, 2, 11/7, ठीक है, 13/16 एंड सो ऑन, सभी रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर से पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज p/q फॉर्म, ठीक है। इर्रेशनल को ऐसे हम लोग कोई सिंबल से डिनोट नहीं करते हैं, सिंपली पहले मैं एक काम करूं, देखो रियल नंबर पहले बोल देते हैं कि आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, सिंपली रियल नंबर में क्या लेंगे, इरेशनल रैशनल, रैशनल में तो बोल दिया, जो नंबर रैशनल नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल, √2 पाई। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में क्या आएगा, √2 आएगा, पाई आएगा, ठीक है, ई आएगा, 7/3, 11/5, 1, 2, -2, 3 एंड सो ऑन, सभी आएगा, ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब r प्लस r माइनस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है, 0 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, 0 भी आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है कि हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में बोला, जो सबसे उसके बाद जो सबसे मेन सेट होता है वो तुम्हारा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या बोलोगे, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन आएगा बोलो तो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, ए नंबर व्हिच कैन बी रिटन एज a + ib फॉर्म, और ए बी कम्स फ्रॉम रियल नंबर, तो a + ib सच दैट ए बी कम्स फ्रॉम रियल नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर का बात है। अब मुझे एक बात बोलो तो, मैं अगर तुमको पूछूं 5 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑब्वियसली है। अब एक बात सुनो, a + ib में हम लोग a को क्या बोलते थे, रियल पार्ट, ठीक है, और b को क्या बोलते थे, a इज़ द रियल पार्ट एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट। बहुत जन गलती क्या करते हैं बोलो तो, ib को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, नहीं, इमेजिनरी पार्ट होता है b, इमेजिनरी पार्ट, और ए बी कहाँ से आएगा, रियल नंबर से। तो अब बोलो तो 5 को तो मैं लिख ही सकता हूँ 5 + i × 0, तो ये 5 क्या है, रियल पार्ट, और 0 क्या है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो भी सकता है। तो अब देखो, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर अगर है तो स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। असल में जो रियल नंबर है वो तुम्हारा क्या है बोलो तो, जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, ठीक है। अब एक बात सुनो स्टूडेंट्स, अब तुम लोग तो थोड़ा बहुत सबसेट का कॉन्सेप्ट जानते हो, जस्ट मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, उसके बाद इसका मैं पिक्चर ड्रॉ करूँगा, मैं सबसेट में फिर से आऊँगा। मैं बोल दे रहा हूँ कि देखो A एक सेट है और B एक सेट है, चलो मैं यहाँ पे एक बार बोल दे रहा हूँ उसको, उसके बाद मैं इसका पिक्चर ड्रॉ करूँगा ना, इसलिए मैं वो बोल दे रहा हूँ, अदरवाइज सबसेट का काम अभी हुआ नहीं है मेरा, मैं उसको फिर से आऊँगा। देखो
कि मैंने क्या बोला कि सबसेट्स क्या है, कि सपोज देखो ए, अभी डेफिनेशन में समझा रहा हूँ, देखो ए सबसेट बी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा, ठीक है, ए सबसेट बी, ठीक है, यहाँ पे कभी इक्वल साइन भी यूज करते हैं, मतलब खुद का सबसेट खुद होता है ना, इसलिए तुम ए यूज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो ए सबसेट बी कब होगा कि देखो अगर तुम एक्स कोई भी एक एलिमेंट ए से उठाया, ठीक है, कोई भी एक आर्बिटरी एलिमेंट, एक्स इज क्या, एक्स यहाँ पे क्या है, आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए, ऑफ कैपिटल ए। यहाँ से तुमने क्या किया, एक्स तुमने ए से आर्बिटरीली उठाया, और तुमने क्या किया, इस एक्स को अगर तुम बी में दिखा पा रहे हो तो इसका मतलब ए सबसेट बी है, ठीक है। वही तो बात है ना कि देखो एक बात देखो, तुम लोग जो वेन डायग्राम भी किए हो, वेन डायग्राम मैथमेटिशियन जॉन वॉन के नाम से आया था। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने लिया कि सपोज ए ले लिया और ए सपोज क्या ले लिया, बी, तो ए सबसेट बी मतलब कोई भी एक एलिमेंट अगर एक्स में ए से उठाऊंगा तो वो अगर बी में प्रेजेंट होगा और दैट एलिमेंट ए जो मैं पिक कर रहा हूँ ये आर्बिटरी होना पड़ेगा, तब जाके मैं बोल सकता हूँ ए सबसेट बी, ठीक है। तो ए सबसेट बी कब बोल सकते हैं कि जब ए का कैपिटल ए सेट का हर एक एलिमेंट जब बी में होगा, ठीक है। अब देखो अगर, ठीक है, सबसेट में जब बात पोपर इम्पोपर हो मैं बाद में आऊँगा, अभी मैं जस्ट सबसेट जब समझा दिया। तो अब देखो तो नेचुरल नंबर, अगर मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो कि मैंने क्या किया, इसको लिया, देखो इसको लिया नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है। अब देखो तो उसके बाहर में क्या होगा, इंटीजर, नेचुरल नंबर तो है वहाँ पे, साथ ही साथ जैसे यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 1 भी है। यहाँ पे क्या है बोलो तो, यहाँ पे -2 0 7 -7, ठीक है, नेचुरल नंबर तो है ही, -20। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रैशनल नंबर, ठीक है, क्यू, ठीक है। इसको दूसरा गाली से मैं एक बार कर दूँ, नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/7 -3/2 -11/5 21/13, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा बोलो तो, नेक्स्ट तुम्हारा जो है वो क्या होगा, आर, ठीक है, आर यहाँ पे क्या होगा, आर मीन्स यहाँ पे तुम्हारा रैशनल का सभी पॉइंट्स तो आएगा, ठीक है, साथ ही साथ इरेशनल भी आएगा, √2 √5 पाई ई, ठीक है, ये सब आएगा। एंड नेक्स्ट जो है तो टोटल है वो क्या है बोलो तो, सबसे बड़ा कौन है, सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एक बात देखो तो जो नंबर कॉम्प्लेक्स है, जो नंबर नेचुरल नंबर है वो तो इंटीजर है, साथ ही साथ जो नंबर इंटीजर्स है वो नंबर को तो मैं बोल ही सकता हूँ कि द नंबर्स इज रैशनल, साथ ही साथ जो नंबर रैशनल है वो तो रियल नंबर में भी आएगा, और जो नंबर रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आएगा। तो मैं यहाँ से सिंपली लिख सकता हूँ एक नोट, क्या, एन सबसेट जेड सबसेट क्यू सबसेट आर सबसेट सी, ठीक है। तो एक नोट है, इंपॉर्टेंट सेट है मैथमेटिक्स में, ये सब सेट बहुत यूज होगा, ठीक है। अब सुनो, ये तो जस्ट मैंने ये किया। देखो आज मेनली हम लोग सेट थ्योरी के ऊपर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किए, एंड जो थोड़ा बहुत काम किए उस मेनली हम लोग सेट थ्योरी का जो इम्पोर्टेंस है, मीन्स उसका जो बैकग्राउंड है वो किस हिसाब से काम इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है, कि मैंने तुमको ये बात बोला कि सेट थ्योरी
चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है, चैप्टर असल में उतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका इंपॉर्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब वो क्या होता है, मैथमेटिक्स के बहुत सारा ब्रांच में काम में लगता है, मीन्स उसके लैंग्वेज में सेट यूज होगा। ठीक है, तुम सिंपल बात ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी पढ़ोगे तो पूरा काम तो सेट के ऊपर होगा, रिलेशन मैपिंग करोगे तो सेट के बीच में ही तो होगा। तो दैट मीन्स सेट अगर क्लियर नहीं है तो तुमको तो काम अच्छे से आएगा नहीं, तो इसीलिए सेट को तुमको अच्छे से जानना पड़ेगा। ठीक है, एंड बाकी ब्रांच पे तो इसका एप्लीकेशन बहुत है। कंप्यूटर साइंस में तो सेट थ्योरी को यूज करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं कर पाओगे। नंबर थ्योरी अगर नहीं जानते हो तो क्या कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, नंबर थ्योरी में सेट थ्योरी यूज होता है। तो दैट मीन्स सेट थ्योरी एक बहुत ये जगह है। जस्ट मैंने आज एक इंट्रोडक्शन के ऊपर काम किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको एक एक सिक्वेंसली जो जगह है उसको हम लोग काम करते जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या लॉज है, क्या क्या ऑपरेशंस है, ठीक है, उसके बाद लॉ का जो प्रूफ है या फिर क्वेश्चन एक्सरसाइज है वो सब हम लोग धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, आज मेनली हम लोग इस लेक्चर को थोड़ा इंट्रोडक्शन लेक्चर के ऊपर लिया। ठीक है, तो अब कोई भी डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप करना। अच्छा, एंड कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोलना। ठीक है, तो आज इतना तक रखते हैं, चलो बाय।